तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, इसके ऊपर एक एरिया क्रिएट कर लीजिए आप, ऐसे कर लिया। यहाँ पे लिख लो कस्टमर, और इस साइड में इसका नाम याद रखना E2, इसका नाम E2 है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। डेवलपर टैब पे जाके इंसर्ट में यहाँ मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा, ये ले लो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स को E2 से कनेक्ट कर देना, E2 से। तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ मिलेगा लिंक्ड सेल, यहाँ ले लिया मैंने E2। अब ये E2 से कनेक्ट हो गया, मैं इसमें जो भी टाइप करूँगा वो E2 में जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। इस पीछे वाले पोर्शन को ब्लैक कर दो, फ़ॉन्ट का कलर वाइट। अब इसके ऊपर कोड लिख लेते हैं, व्यू कोड। अब कोड तो वही लिखा जाएगा, साइड में लगाया इसको और साइड में लगाया इसको। तो कोडिंग में लिखा हमने वापस से वही शीट का नंबर, फिर लेनी है रेंज की डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, डाटा हमारा शुरू हो रहा है A4 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया A4, फिर लगा दिया ऑटो फिल्टर। अब इसके बाद फील्ड बताना होगा कि किस फील्ड पे लगाना है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने फील्ड का नाम लिखा 3 नंबर, अब चलेगा 100%। गलती थी ना वो समझ गया। यहाँ लिखना है क्राइटेरिया 1 ऐसे, और क्राइटेरिया आपका कहाँ से आएगा, इसके नीचे जो सेल था क्या नाम था उसका, E2 को टारगेट कर देना है यहाँ पे, शीट 1 रेंज E2, इसकी वैल्यू, बस काम हो गया आपका। अब ये बटन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसका डिज़ाइन मोड बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन मोड होता है, बंद कर दो, ठीक है। अब ये एक्सेल में आपके सामने फुल्ली एकदम ओपन करके अभी रन करके देख लेते हैं। अरे बंद कैसे होता है, बार बार आ जाता है, उठ के देखो। अब देखो ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ किसी कस्टमर का नाम, मैंने लिखा पीको, आ गया। मैं लिखा यहाँ पे बॉलिड, आ गया। जिसका भी नाम होगा ना डाटाबेस में अपने आप आ जाएगा सर्च हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड टॉपिक, डाटा को मर्ज कैसे करते हैं। जैसे मल्टीपल सेल्स हैं, अगर आपको ये मर्ज करने हैं, मर्ज अनमर्ज, तो क्या करो, जितनी भी शीट्स, जैसे आपके पास ये रेंज है A1 से लेकर मुझे D5 तक सभी के सभी सेल्स मर्ज करने हैं। तो A1 से D5 तक, ये यानी यहाँ तक सारे एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। देखना हो गया, मर्ज हो गया सारा ब्लॉक। अगर आपको इसे अनमर्ज करना है तो उसके लिए आपको कोड में यहाँ पे अनमर्ज लिखना होता है, बस हो गया। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है कॉलम की विड्थ को सेट करना। मान लो यहाँ पे कुछ कॉलम है मेरे पास, एक का नाम है ID, नेम और एज। अब मैं इनकी जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट करना चाहता हूँ कोडिंग के हेल्प से। तो चलते हैं, एक मैक्रो बनाते हैं, कॉलम विड्थ सेट कर देते हैं। तो आपको लिखना होगा रेंज A से लेकर C तक, फिर आप लिखोगे कॉलम्स, फिर लिखोगे कॉलम की विड्थ कितनी देनी है। अगर आपने यहाँ पर दे दिया 25, तो हर एक की जो विड्थ है वो 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना क्यों बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ होती है वो 8 होती है, 8.4 समथिंग। तो 3 गुना हो जाएगी, 25 आपने डाल दिया है, तो 3 गुना विड्थ इनकी बढ़ चुकी है। अगर आप इनकी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो यहाँ बस आपको ऑटो फिट लिखना होगा। देखो जितनी ज़रूरत होगी उतने पे कॉलम आपका सिमट जाएगा। अगला टॉपिक आता है आपको रो की हाइट अगर बढ़ानी हो, रो हाइट। तो रो की हाइट बढ़ाने के लिए आप रेंज ले लीजिए A से लेकर C तक, और फिर यहाँ पे लिखिए रोज, देन रो की हाइट। बाय डिफॉल्ट रो की हाइट का नंबर होता है 15। अगर मेरे को 3 गुना बढ़ानी है तो मैं 45 लिखूंगा, रन करूंगा तो 3 गुना हाइट बढ़ चुकी है। अगर आप रो की हाइट को ऑटो फिट करना चाहते हो तो वहाँ पर बस आपको ऑटो फिट लिखना होगा। तो हमने रो को हाइट को ऑटो फिट वगैरह भी करना देख लिया। अब आता है फॉर्मेटिंग कैसे हटाते हैं। मान लो इन सभी सेल्स में मैंने ये डाटा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस पर कुछ फॉर्मेटिंग भी लगा देते हैं। कमेंट्स वगैरह भी किसी न किसी पे
लगा ही देते हैं। अब यहाँ पर कमेंट्स भी हैं, फॉर्मेटिंग भी है और डेटा भी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इसमें से कमेंट्स हटाने हैं, केवल कमेंट्स हमें रिमूव करने हैं। तो मैं लिखा यहाँ पर रिमूव फॉर्मेटिंग, मैक्रो बनाया। रेंज आप लिखेंगे यहाँ पर A1 से लेकर A9 तक, फिर आप लिखेंगे क्लियर कमेंट्स। रन कर दीजिएगा, कमेंट्स जितने भी होंगे इस रेंज में सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मेट ख़त्म करना है, क्लियर फॉर्मेट ख़त्म। अगर आपको कंटेंट ही ख़त्म करना है, क्लियर कंटेंट ख़त्म। अगर किसी ने आपको बोला कि ये सब कुछ ही ख़त्म कर दो एक ही क्लिक पे, तो 3 लाइनों का कोड क्यों लिखना? एक ही लाइन का कोड लिखेंगे, खत्म हो जाएगा। ओनली क्लियर, ठीक है। अब देख लेते हैं, कुछ रह गया होगा तो वो देखेंगे। अभी देख लेते हैं इसमें क्या बचा है। फिल्टर मैंने आपको बता ही दिया है, मर्ज अनमर्ज हमारा हो चुका है, कॉलम की विड्थ को सेट करना देख लिया हमने, हाइट को सेट करना देख लिया है, इंसर्ट कैसे करते हैं रोज वगैरह ये देख लीजिए। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे, मुझे यहाँ तीसरी पोजीशन पे एक ब्लैंक रो एंटर करना है पूरा का पूरा। रो, इंसर्ट और डिलीट दोनों सीखते हैं। तो तीसरी पोजीशन को टारगेट कर लो आप, जैसे कि रेंज 3, या फिर आप A3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। इसके बाद आपको लिखना है एंटायर रो इंसर्ट, एक पूरी की पूरी ब्लैंक रो तीसरी जगह पर आ जाएगी। अगर आपको यही तीसरे नंबर की रो हटानी पड़ जाए तो यहाँ पर आप डिलीट लिख सकते हैं, रेंज डाल दीजिए। 3 से लेके 4, 6, 5, मैंने 6 तक कर दिया, तो 3 से 6 तक का सारा मामला साफ हो जाएगा। इसी तरीके से कॉलम के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन कॉलम्स की संख्या को ऐसे लिख दूँ, अब मान लीजिए मुझे तीसरा जो कॉलम है वो एकदम ब्लैंक एकदम चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज बी में ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद आपको लिखना है एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट, तो एक ब्लैंक कॉलम आपको मिल जाएगा। हटाना हो कॉलम आपको सेम इसी तरीके से, डिलीट हो गया, ठीक है। कॉलम इंसर्ट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हटाना मैंने आपको बताई दी है। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स जो आपकी यूनिट 5 में थी। क्या क्या पढ़ा है एक बार बता देता हूँ। टॉपिक छोटे छोटे थे, काफ़ी सारे थे। फिल्टर लगाना हमने सीखा, फॉर्मेटिंग पे काम करना सीखा, कॉलम की विड्थ पे काम किया, रो की हाइट पे काम करना देखा, और क्या देखा, मर्ज अनमर्ज देखा, और क्या था, तो कर लिया ना अभी जो कर रहा था इसके। बस ये चीज़ें हमने देखनी यहाँ पर। अभी कोई डाउट है किसी का यहाँ पर? ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास अगला टॉपिक, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो एक्सेल में फंक्शन होते हैं नहीं होते हैं, किस किस को पता है एक्सेल में फंक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। कोई 3 फंक्शन के नाम बताओ, बताओ। अरे एक्सेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टेस्ट तो वैसे ही तुम्हारा आ जाए। एक्सेल में 3 फंक्शन के नाम बताओ कोई, जो केवल न्यूमेरिक डाटा लेते हैं। सम इफ, वो न्यूमेरिक डाटा लेता है, ये ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट डाटा भी लेते हैं। काउंट इफ, ठीक है, नंबर पे, लेकिन वो किसी के नाम को भी काउंट कर सकता है। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ नंबर ही ले। अरे मैक्स बड़ा नंबर ही तो निकालोगे, मिन बड़ा नंबर ही तो निकालोगे, एवरेज नंबर की तो एवरेज, नामों की एवरेज होती है कभी? टेस्ट दे रहे थे तुम लोग हैं, तुम लोग तो ना बेसिक से बेसिक में भी फेल हो जाओगे, फिर कहाँ का टेस्ट होता है? अच्छा है नहीं हुआ टेस्ट। ओके डन। यहाँ पर तो अभी जो आप लोगों ने फंक्शंस के नाम मुझे बताए, ये सारे के सारे फंक्शन सिस्टम में पहले से इनबिल्ट हैं।
पहले से बने हुए हैं, लेकिन VBA की हेल्प से आप अपने खुद के नए नए फंक्शंस बना सकते हो और उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो एक्सेल में जब चाहो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं एक्सेल में आपको कोई नंबर दे दूँ और आपसे कहूँ कि इसको चेक करके बताओ ये इवन है कि ऑड है, तो एक्सेल में ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है ही नहीं कि जो बता दे कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा इफ एल्स लगा के। अगर आप अपना खुद का फंक्शन बना लो तो आपको फ़ायदा है, कभी भी भविष्य में कोई आएगा ऐसा सवाल, फंक्शन लगाया काम हो गया। अगर आप एक्सेल की शीट पे कभी काम कर रहे हो और इनवॉइस वगैरह भरते हो तो कहीं पर टैक्स निकाल रहे होंगे आप, टैक्स निकालने के लिए मैनुअली आपको बार बार अपना लॉजिक लगाना पड़ता होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टैक्स मेरे को बार बार लगाना पड़ रहा है किसी ऑफिस में किसी जगह पर, तो आप उसका फंक्शन बना लो। कभी भी टैक्स निकालने की बात है कि फंक्शन को कॉल करना है, जो काम आपको मैनुअली करने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगता था, अब यहाँ पर 2 से 4 सेकंड का वक्त लगेगा, सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये बनता है कि आपकी जो पूरी मेहनत होती है, जो लॉजिक्स में लगती है, वो एक बार बनाकर हम फंक्शन में डाल देते हैं। जब भी हमें उस लॉजिक की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो हमें लॉजिक को दोबारा से सोच कर लिखना नहीं पड़ता, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं और काम हो जाता है। फंक्शन एक ऐसा प्रोसेस आपके पास होता है जो कि हमें मॉड्यूलर अप्रोच देता है। मॉड्यूलर अप्रोच होने की वजह से हम भविष्य में जब कोई नया काम करते हैं तो जो पुराना काम हो चुका है उसके लिए बार बार सोचते नहीं हैं। पुराना काम हो चुका है, फंक्शन में डाला हुआ है, कभी भी ज़रूरत होती है कॉल करके लाते हैं, बस सोचते नहीं है दोबारा। शायद इसी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है। जो चीज़ पहले बन चुकी होती है ना, उसके लिए कभी डेवलपर नहीं सोचता, वो नए के लिए सोचता है हमेशा। इसी को बोलते हैं अपग्रेडेशन। कभी भी कोई चीज़ अपग्रेड होती है ना, पुराना जो बन चुका है, नई चीज़ के बारे में सोचा जाता है। तो फंक्शन उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो अब हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। जैसे आप लोग मैक्रो बनाते हो वैसे ही फंक्शन बनते हैं। फ़र्क बस इतना है कि मैक्रो को सबसे स्टार्ट किया जाता था, फंक्शन को फंक्शन से स्टार्ट किया जाता है। दूसरा फ़र्क ये है कि मैक्रो के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता था, बट फंक्शन के अंदर आप ज़रूरत के हिसाब से पैरामीटर पास कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये था कि मैक्रो कुछ रिटर्न नहीं करता था, फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न करेगा। 3 डिफरेंस याद रखना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये फंक्शन से होता है, इसके अंदर पैरामीटर भी पास होते हैं और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। मान लीजिए मेरे को क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर मैं क्यूब का एक साइड ले लेता हूँ, साइड ऑफ क्यूब का साइड है यहाँ पे 8 मीटर। हमको इसका वॉल्यूम पता करना है। आप में से कोई बताएगा क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालता है? जो आपके पास साइड होता है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने जो लगाया इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई फंक्शन बन सकता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ क्यूब और मैं इसको ये डाटा दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो हम ये फंक्शन खुद बना सकते हैं। करना क्या है? आपको विजुअल बेसिक पे जाना है, मॉड्यूल पे जाना है, यहाँ पर एक फंक्शन तैयार करना है। फंक्शन को जो नाम आप देना चाहो नाम दे दीजिए। मैंने इसको नाम दे दिया क्यूब। इसके अंदर हमने एक डेटा पास कर देना है। इतना समझ में आ गया? डेटा पास हो गया। अब ये फंक्शन बस इतना सा करने से बन चुका है, लेकिन आपने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो ये कुछ काम नहीं करेगा। देखो फंक्शन कॉल होगा क्योंकि फंक्शन बन चुका है, इतना करने से बन गया ना। देखो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा? फंक्शन हैव बीन क्रिएटेड। तो कोई भी फंक्शन कैसे भी बना तो सकते ही हो, कुछ नहीं करना, नाम जाके लिखना है बस, फंक्शन तो बन ही जाएगा ऐसे। अब बात आती है इससे काम भी तो लेना है, तो काम कैसे लेंगे? जो भी डाटा आपने यहाँ पर पास किया है उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसको डिस्प्ले करवाओगे। तो आंसर को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर। उसका टाइप में लूँगा वेरिएंट। वेरिएंट एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू चली जाती है, तो इसमें वैल्यू चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लूँगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, वी गॉट एन आंसर। अब इस आंसर को हम अपने फंक्शन को हैंड ओवर कर देंगे। सो इट्स कंप्लीटेड। अब ये काम कैसे कर रहा है ज़रा देख लीजिए। मैंने यहाँ पर क्यूब लिख के इस 8 को यहाँ पे पास किया। नाउ हाउ इट रिएक्ट। एक्चुअली होता क्या है, ये जो B1 में वैल्यू डाली है 8 नंबर, वो यहाँ चली जाती है। उसके बाद ये कैलकुलेट होता है 8 × 64, 64 से 512, और उसके बाद ये 512 की वैल्यू x में चली जाती है। और यहाँ से ये वैल्यू आपने इस फंक्शन को दी हुई है। ये फंक्शन जहाँ भी कॉल हो रहा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 512 में। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। सो व्हेन यू प्रेस एंटर इट विल बी कन्वर्टेड। अब इसको लाइव कभी भी कैसे भी कॉल कर लीजिए, लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ेगा, आप कोई और वैल्यू डाल दीजिए, किसी भी शीट पे कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा होता है। समझ में आ गया? एक फंक्शन और बनाते हैं। मान लीजिए इवन ओड का कोई लॉजिक है हमारे पास है, उसका फंक्शन बनाना है। यहाँ पर एक नंबर है 12, हमें पता करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है।
सबसे पहले तो इसको एक्सेल में निकालना आपको आना चाहिए, ये कर लेना आप लोग ट्राई। अब हम इसको VBA में करेंगे ट्राई। अब कैसे क्योंकि बनेगा नहीं, इसलिए मैंने कहा अपने आप से ट्राई कर लेना। जिसने अगर एक्सेल पहली बार पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, उससे तो नहीं बनेगा। जो दूसरी बार पढ़ रहा है वो बना दे। यकीन नहीं आता तो देख लो, इसको ट्राई करना। आप करो नया इवन ओड निकालो, इसका चेक करो एक्सेल में। इफ लगाओ, चेक करो ये इवन है कि ऑड है। डिवाइड बाय इवन और ऑड, गलत है। 12 नंबर ओड होता है क्या? इट्स रॉन्ग। बस मेरे को इतना पता है कि बनेगा नहीं किसी से, इतना जानता हूँ मैं। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी बताया। जो पहली बार एक्सेल पढ़ रहा होगा उससे कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। जो दूसरी बार पढ़ रहा होगा वो शायद बना देगा। आप लोगों ने उतना ही पढ़ा है जितना पढ़ाया जाता है, आप लोग खुद से कुछ नहीं करते हो, इसीलिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल छोटा ना करें, अपने घर जाके इसको ट्राई करें, बन जाएगा। अभी चलते हैं हम VBA के पास। एक्सेल में तो मैं ये जानता हूँ कि तुम क्या बना पाओगे क्या नहीं बना, पढ़ाया तो मैंने। कुछ भी नई चीज़ पूछूंगा नहीं बता पाओगे आप। यही है हमारे गुड़गांव के बच्चे। आप लोगों की एक्सेल में नैया पार करने के लिए हमको नैया में बैठना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपका एक्सेल में इंटरव्यू क्रैक करवाना है तो मुझे ही कम से कम 3 महीना एक्सेल के इंटरव्यू ही कई क्वेश्चन पढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप करोगे। क्योंकि जितना आपको पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, कसम खा रखी है। कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। इवन ओड में फंस रहे हो आप लोग यार, देखो। चलो देखो अब आगे, अभी अगला सवाल आएगा उसको बताना, ठीक है? इवन ओड नहीं है वो। अच्छा देखो अब इसको कैसे करूँगा मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा इवन ओड के नाम से, ठीक है? इसको हम एक नंबर पास कर देंगे। अब कैलकुलेशन करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। अब हम यहाँ लॉजिक लगाएंगे। जो नंबर मेरे पास है इसको 2 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाला जाएगा। ये ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर निकाल के देते हैं। अब इस रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर ये 0 के बराबर है तो हम यहाँ पर मैसेज लिख देंगे इट इज़ इवन। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर मैसेज लिख देंगे इट इज़ ऑड, और खेल खत्म। अब हमारे पास जो फंक्शन था उसको लास्ट में हम अपनी वैल्यू हैंड ओवर कर देते हैं। अभी हम इसे कॉल करके देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इवन ऑड, ये नंबर मैंने दिया पास। नाउ हाउ इट इज़ वर्किंग, द वैल्यू ऑफ a1 एक्चुअली पासिस इनसाइड अ वेरिएबल n, तो n की वैल्यू 12 हो गई। अब यहाँ पर n को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 ही मिलेगा आपको। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 है तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये चलेगा। इसके चलने का मतलब होगा कि x का मान हो जाएगा इट इज़ इवन। कोड खत्म हो गया ये वाला। अब एट दी एंड जो x की वैल्यू थी वो आपने फंक्शन को दे ही रखी है, तो ये उत्तर रिफ्लेक्ट करेगा इट इज़ इवन। चल सिंटैक्स का गलत हो गया, कुछ पढ़ो यहाँ पर क्या गड़बड़ करें मैंने। फंक्शन का नाम इवन ऑड एक्स। सिंटैक्स देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है सिंटैक्स। सर आपने बोला था मैक्रो में सबसे स्टार्ट करके फंक्शन में फंक्शन दिया तो सब लिखा हुआ है। हाँ ये देखो मैडम ने पकड़ लिया, आप लोग ने पकड़ पाए। आप लोग के साथ रह रहे के ऐसा हो गया। रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिख दिया मैंने, फंक्शन लिखते हैं ना, उन्होंने पकड़ लिया। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हम आए, फंक्शन लिखा, दैट्स फिनिश। अभी मैं कॉल करूँगा ही चल जाएगा। सॉरी इवन ऑड, यहाँ पे नंबर दिया। अभी मैंने कैलकुलेशन तो बता ही दिया था, आ चुका उत्तर। अगर मैं यहाँ पर 11 लिखता हूँ इट विल गेट। लॉजिक ही तो नहीं बनाया आपने, लॉजिक तो गलत था आपका। आपको क्या लगता है सही था? लॉजिक तो गलत था। आपने लिखा था कि इस नंबर को 2 से भाग करना है। नंबर को 2 से भाग करने पर क्या आता है? क्या आता है? झूठ बोल रही है, इन्होंने मॉड्यूल बोला था। चलो अब बना लो, अब बना लो, अब दिया मौका, जाओ। इफ अब बना लो, बोलो बताओ। डिवाइडेड बाय मॉड्यूल, ऐसे
आगे इक्वल टू 0, इवन और ओड हुआ। फिर रिमाइंडर तो यही निकालता है, यही निकालता है ना, पाइथन नहीं पढ़ा, यही निकालता है ना रिमाइंडर। अब भी नहीं बना, वो तो बहाने होते हैं खाली, और कुछ नहीं है। तो गलत है ना वो भी, अब भी तो गलत है। अब एक्सेप्टेड कर रहे हो गलती। चलो कोई नहीं, देख लेना। मेरे बस वही बात याद रखो, जो पढ़ते हैं ना उतना ही बता सकते हैं, नया नहीं बताया जाता कभी भी। अभी ये क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि कोई नई चीज़ यहाँ पे लग रही है, वो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है। मैंने बोल रहा है ना, जितना बताऊंगा उतना ही तो करते हो तुम, मैंने कब मना किया। जितना बताते हो उतना ही तो करते हो, नया कहाँ करा। तो ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। उतना ही कर लेना जितना बताया, वो भी बहुत नहीं पे मत जाना। ये चलो मैं बता देता हूँ। अब बात आई है तो यहाँ पर इफ़ लिख के ना एक फंक्शन होता है मोड, इसको ले लेंगे और इसको भाग करेंगे 2 से। इसका रिमाइंडर जो भी आएगा उसको कंपेयर करेंगे, ये रिमाइंडर निकाल के देगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैसेज इवन लिखेंगे, नहीं तो ओड लिखेंगे। अभी मारेंगे एंटर, आ गया, जो मर्जी लिखो। पता अब चला ना, बात पते चलने की है ना। चीज़ें तो आती हैं लेकिन पता तो अब चला ना, एक्सेल में कैसे निकालते रिमाइंडर। और ये क्यों नहीं पता था, ये बताया ही नहीं गया था कभी। ये नंबर है, इसका प्राइम नंबर है, निकाल दोगे, ये भी नहीं निकलेगा, पता है। प्राइम नंबर तो पता है सबको, लेकिन निकलेगा नहीं है। चलो आगे बढ़ते, छोड़ो। इवन ओड समझा दिया मैंने आपको, कैलकुलेशन बता दिया है इसका। अच्छा, टैक्स का निकालते हैं। इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी कैटेगरी हमको दी गई होगी, या तो वो प्रोडक्ट मोबाइल होगा या मेडिसिन होगा। अगर वो प्रोडक्ट मोबाइल है तो उस पर 12.5% का जीएसटी लगेगा। अगर वो प्रोडक्ट मेडिसिन है तो जीएसटी 0, क्योंकि दवाइयों पे तो वैसे भी 0 हो गया है, खत्म ही हो गया दवाइयों पे तो। इंश्योरेंस पे तो पता है कंपनी इतनी चालू है, इतनी चालू है, कहते हैं ना ख़त्म हो गया है, हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। सच्ची बताऊँ, देखो क्या हुआ है। पहले जब हम एक इंश्योरेंस करते थे तो उसका कीमत आ रहा था 20,000 रुपये, जिसमें से उसका प्रीमियम था 17,000 रुपये, 3,000 रुपये उस पर जीएसटी था। समझ पा रही है बात? ओके, हम लोगों ने सोचा कि यार जीएसटी कम हो गया तो कम होगा। अब जब करने के लिए हम गए इंश्योरेंस को, तो वहाँ पर प्रीमियम ही 20,000 हो गया, जीएसटी 0। मतलब मोदी से पूछना पड़ेगा, उनको चिट्ठी लिख के पूछना पड़ेगा, ये जीएसटी का फायदा दिया किसको है। सुनो, चिट्ठी में पूछना पड़ेगा ये जीएसटी का एक्चुअली फायदा दिया किसको है। कंपनी को दिया है कि लोगों को दिया है? कंपनी को दिया है, उद्योगपतियों को दिया है, कंपनियों को दे दिया है। फायदा हमको नहीं मिला, इनडायरेक्टली वहाँ चला गया है। समझे? अब आ जाना यहाँ पर। तो अब लेते हैं कैटेगरी वाला क्वेश्चन एक। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट कैटेगरी, और उसकी कैटेगरी हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो वो मोबाइल होगा या मेडिसिन होगा। उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें निकालना है टैक्स। तो मान लीजिए कैटेगरी है मोबाइल और अमाउंट है 23,000 रुपये। टैक्स कितना लगा एक्सेल में निकाल सकते हो, ये तो निकल जाना चाहिए यार, इसमें थोड़ी ना इधर उधर है। बताओ इसका। अरे और बच्चों से गए तो चुप बैठे, कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो, इसीलिए ना हम फिर सवाल नहीं करते हैं, क्या ये पूछें। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, अब ये सवाल हमको VBA में फंक्शन निकाल के करना है। तो कैसे बनेगा, देखो बता रहे हो यहाँ लिखा सब, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं है। देखो दिल छोटा मत करो और नोट स्ट्रेस मत लीजिए, कोई बात नहीं। पेपर जब तुम्हारा मन करे नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली शीट दे दो। अगर तुम कहोगे ना रिजल्ट में कुछ मत लिखो मेरे, मैं नहीं लिखूंगा, बिंदास रहो। अरे कुछ नहीं करूँगा, नो नथिंग, कुछ भी नहीं करूँगा। देखो आगे नेक्स्ट है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फिर से फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर जीएसटी दे दिया। इसमें 2 वैल्यू पास होंगे, एक तो कैटेगरी होगी और एक अमाउंट होगा। ठीक है, कैटेगरी और अमाउंट डबल लिखा है, मैं बगल में दिख रहा हो तो नहीं दिख रहा हो, अभी देखो, हाँ अभी दिख रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है जिसमें कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, कैटेगरी अगर मोबाइल है, अगर कैटेगरी मोबाइल है
ठीक है। अगर ऐसा है तो जीएसटी निकाल लो अमाउंट का 12.5%, अमाउंट का 12.5 ऐसे तो निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 0 निकाल लो, बस हो गया वन। अब जो फंक्शन है ना आपका उसको वैल्यू दे दो। अब ये कॉल कर लो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा जीएसटी, ये हमने पास किया कैटेगरी और ये पास किया अमाउंट। अब ये काम कैसे कर रहा है वो और देख लो आप लोग। देखो ये जो B1 की वैल्यू है ये है मोबाइल, गया यहाँ पे, ये हो गया ट्रू, और इसके ट्रू होने पर ये कैलकुलेशन फायर हो गई, और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट था 23,000 वो गया यहाँ पे, वो 23,000 का 12.5% कर लिया कैलकुलेट, वो चला गया एक्स के पास, यहाँ से ये वैल्यू जीएसटी को मिल गई, और जैसे ही आपने एंटर किया यू गॉट एन आंसर। तो जीएसटी लग रहा है 2875 रुपये। आप पैसा बदलेंगे जीएसटी अपने आप आएगा। अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट चेंज करके हम मेडिसिन कर दें तो जीएसटी 0 आ जाएगा। तो ये सवाल भी हम पूरा होता है। आपकी ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब इसमें आप लोगों को करने के लिए 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आप लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें यूज़र का नाम और एज एंटर करेंगे। आपको ये पता करना है अगर वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, हाँ या ना। अगर उसकी एज 18 उससे बड़ी या बराबर है तो वो एलिजिबल होगा, ठीक है। एक फंक्शन और बनाएंगे फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल निकालेंगे आप किसी नंबर का। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया f, इसमें नंबर पास कर दिया 3, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, जो भी नंबर आप पास करते हैं वो उससे एक एक करके कम चलता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 सवाल आपके पास हैं, इनको कर लेना। यूनिट यहाँ खत्म होती है। अब मेरे को अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग।